हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार जीएस पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक के बीच के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, जो आपके आने वाले एसएससी, रेलवे एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की रूपरेखा। आज की क्लास में हम भाग 1, जो संघ और राज्य, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र शामिल है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद भाग 2, जो नागरिकता के बारे में बताता है, जिसमें 5 से 11 तक आर्टिकल है। भाग 3, जो मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, इसमें 12 से लेकर 35 तक के बीच के आर्टिकल हैं। और भाग 4, जो कि डीपीएसपी के बारे में बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें हम आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक के बीच के आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहले है भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 और 2 हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत, जो कि इंडिया है, वह एक राज्यों का संघ होगा, यानी भारत राज्यों से मिलकर बना होगा, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य एंड 8 यूटी हैं। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इसके बाद है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बताता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी भारत में नया क्षेत्र शामिल हो सकता है, मतलब नए राज्यों की स्थापना हो सकती है। आर्टिकल 2 यह बताता है। आगे है आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 बताता है कि भारत के भीतर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, और जो भी वर्तमान में राज्य हैं, उनके राज्यों की सीमाओं, नाम एवं उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल 2 हमें यह बताता है कि भारत में बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 4 है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। मतलब आर्टिकल 2 और 3 के लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक नहीं है। आगे है पार्ट 2, जिसमें नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, जिसमें नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें आर्टिकल 5 है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका अर्थ है, जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को, उस समय जो नागरिकता के प्रावधान किए गए थे, उनके बारे में यह उल्लेख करता है। आगे है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बताता है पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 6 बताता है कि अगर पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की, मतलब नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख करता है। आर्टिकल 7 है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है, तो उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आगे है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। इसका अर्थ यह है कि जो भारत के बाहर रहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि उनके माता या पिता में से कोई भी एक भारत देश का निवासी रहा हो या नागरिकता धारक हो, और मतलब उससे रिलेटेड है, जो भारतीय मूल के व्यक्तियों से। आर्टिकल 9 कहता है, स्वेच्छा से किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का भारत का नागरिक ना होना। आर्टिकल 9 बताता है कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारत देश की नागरिकता आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 बताता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि जो संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता के कानून बना दिए गए थे और जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों का निरंतर लागू होना। आर्टिकल 11 है, संसद द्वारा नागरिकता के
के अधिकारों का कानून बनाकर विनियमन किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 11 कहता है कि अगर संसद चाहे तो नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। आगे है भाग 12। भाग 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो भी मतलब सरकारी पदधारक हैं वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट को भी काउंट कर सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सबको काउंट कर सकते हैं, यानी उन सब का मतलब राज्य की परिभाषा से ही है। इसके बाद है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां या कानून। इस आर्टिकल का मतलब है अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 13 यह प्रावधान करता है। इसके बाद आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता या समता। आर्टिकल 14 कहता है कि भारत देश में रहने वाले सभी व्यक्ति या नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। आर्टिकल 16 बताता है कि जो सरकारी नौकरी या लोक नियोजन में उनमें सभी को समानता दी जाएगी। आर्टिकल 16 में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में छुआछूत के अंत की बात की गई है। इसके बाद है आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता देता है और 15 भेदभाव के मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। आगे है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है और वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी आदि विषयक कुछ अधिकारों को संरक्षित करता है। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में अगर किसी ने कोई अपराध किया है और जो न्यायालय है उसको सिद्ध नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं बोला जा सकता है। आर्टिकल 20 यह प्रावधान करता है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार। आपको एक बात बता दें कि जब भारत देश में आपातकाल लगाया जाता है तो सभी आर्टिकल्स या सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। आगे है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इस आर्टिकल को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 है मानव दुर्व्यवहार और बलाश्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 है कारखानों आदि कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध, यानी कि अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई भी कारखाना या कोई भी रेस्टोरेंट काम मतलब कानूनी रूप से वो गैर अपराध है। तो आर्टिकल 21A में है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। आर्टिकल 23 में है
मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। आर्टिकल 24 में है कारखानों आदि कामों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत देश में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका पालन आचरण कर सकते हैं, इसकी आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 आपको धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, यानी कि उसका प्रचार प्रसार करना, उसके सम्मेलन आयोजित करना, इस सब की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 26 आपको देता है। आर्टिकल 27 है किसी धर्म विशिष्ट की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता। यानी कि इस आर्टिकल का मतलब है कि जो भी धर्म है उसकी जो धार्मिक आय है उसको टैक्स फ्री माना जाएगा। आर्टिकल 27 मतलब धार्मिक आय को टैक्स फ्री बताता है। आर्टिकल 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि जो मतलब सरकारी, इस आर्टिकल का मतलब है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जैसे कि मतलब जो बुद्धिज्म है, जैसे जो बौद्ध हैं, वो जैन और जो मुस्लिम्स, मतलब जिनकी आबादी कम है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 करता है। आर्टिकल 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है और उनका प्रशासन भी कर सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 है संपत्ति का अधिकार। इसे 44वीं संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था और अब यह मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों को प्रबद्ध करने के लिए रिट। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि नागरिक मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जो कि 5 प्रकार की होती हैं। आगे हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सशस्त्र बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 है। आर्टिकल 33 34 उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस पढ़ लीजिए इनको। आर्टिकल 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना मतलब मार्शल लॉ है तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर का निलंबन। यानी कि किसी क्षेत्र में जो मार्शल लॉ है वहाँ पर मौलिक अधिकार किस प्रकार लागू किए जाएंगे। आर्टिकल 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की मतलब कानून की शक्ति। आर्टिकल 36 है DPSP की परिभाषा या राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा है दोनों ही एकदम समान है। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। यानी जो आर्टिकल 37 में जो प्रावधान किए गए हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 37 आपको यह प्रावधान करता है। इसके बाद है आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। यानी आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य की अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। इसके बाद है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन और सभी के लिए फ्री लीगल एड। इसके बाद है आर्टिकल 39 जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि
सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आगे है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का उपबंध। आर्टिकल 43 में है कर्मदारों या मजदूरों के निर्वाह के लिए मजदूरी। आर्टिकल 43 के ए में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। इसके बाद है आर्टिकल 43 का बी जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है। इसके बाद है आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और इसको हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध राज्य करेगा। डीपीएसपी का मतलब होता है कि आदर्श है राज्य के लिए, मतलब राज्य का कर्तव्य है कि इनका पालन करे, जरूरी नहीं है कि वह इसका पालन करे, इसीलिए ये न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है। और अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। डीपीएसपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, एसटी और ओबीसी वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। आर्टिकल 47 है पोषणाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने वाले राज्य का कर्तव्य, मतलब राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। आर्टिकल 48 से कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का ए है 48 का ए कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्यजीवों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जो ये राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, इनका संरक्षण करना भी राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 कहता है जो कार्यपालिका है जो लॉ बनाती है, मतलब कानून बनाती है, और जो न्यायपालिका है जो कानूनों को लागू करती है, उनकी मतलब न्यायपालिका है जो कानूनों की समीक्षा करती है, इन दोनों का एक दूसरे से पृथक्करण। तो आज की क्लास में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक के बीच की सभी आर्टिकल्स देखे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास में कोई भी गलती है या आपको लगता है कि इस पॉइंट में मैंने गलत समझाया है तो आप उसको कमेंट में बताकर, मतलब कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सुधार करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर एसएससी का जीके जीएस का पूरा फाउंडेशन बैच कराया जाएगा। आपको यह इसी चैनल पर फाउंडेशन बैच कराया जाएगा एसएससी का फाउंडेशन बैच जीके जीएस का, तो आप इससे जुड़ जाइए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।